नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। पद्मेश 24/7 के सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। घर घर में विराजे राधा कृष्ण। रेत पर उपजा विवाद, गोली चलने की बात बनी रही अफवाह। धापेवाड़ा पंचायत का पूरा मामला। शहर के बूढ़ी निवासी रेलवे के जूनियर इंजीनियर बने सिविल जज। एक सेल्समैन की अनूठी पहल, बना बेसहारों का सहारा। घर घर पहुंचा रहा राशन। रेलवे ने भेजा पत्र, बालाघाट इतवारी मेमो अनिश्चित काल के लिए स्थगित। कृषक गोल्ड लिक्विड पर जल्द आएगी जांच रिपोर्ट। पूर्व महाप्रबंधक पीएस धनवाल हो चुके हैं निलंबित। वाराणसी जनपद में बढ़ी 4 पंचायत, अब 64 पंचायत का होगा जनपद। देरी से आया मानसून, अब तक नहीं हुए रोपाई के कार्य पूर्ण। नहीं भरे जलाशय, किसान को 1 माह बारिश की दरकार। और नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया के तारीख तय। 6 माह देरी से हो सकते हैं नगरीय निकाय, पंचायत और सहकारी समिति के चुनाव। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार की दोपहर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर धापेवाड़ा में गोली चलने की घटना जंगल में आग की तरह फैल गई। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम धापेवाड़ा पहुंची तो यह बात कोरी अफवाह निकली। दरअसल पूरा मामला रेत परिवहन करने पर ग्रामीणों और रेत परिवहन करने वाले वाहन चालकों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न का था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा अवैध रूप से उत्खनन की गई रेत के एक डंप पर कार्रवाई की गई थी, जिसे नियम के अनुसार पास के रेत घाट संचालक को नीलाम कर दिया गया। जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार रेत घाट संचालक के द्वारा नीलाम की गई रेत का परिवहन किया जा रहा था। इसी बात पर धापेवाड़ा पंचायत के आधा सैकड़ा से अधिक लोग रेत परिवहन का विरोध करने लगे और परिवहन में लगी गाड़ी के चालक व परिचालक के साथ अभद्रता करने लगे। उसकी जानकारी समय रहते पुलिस राजस्व माइनिंग को दी गई, जिन्होंने धापेवाड़ा पहुंचकर स्थिति को संभाला। ग्राम धापेवाड़ा में अवैध उत्खनन करके रेत जमा की गई थी, जिसके विगत कुछ दिनों पूर्व माननीय जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब ने इस घाट के रेत का खनिज विभाग द्वारा जब्ती बनवाकर नियरेस्ट का जो नज़दीक का जो रेत घाट था, सैंक्शन स्वीकृत रेत खदान थी, उस खदान जिसके नाम से थी उसके नाम से इसको अलॉटमेंट कर दिए थे, जिसकी विधिवत हमारे द्वारा फीस जमा की गई, चालान से पैसा जमा किया गया और रॉयल्टी भी हमारे नाम से जनरेट हुई। जब हम इस रेत को उठाने के लिए आज धापेवाड़ा ग्राम पहुँचे, हमारे साथ में काम करने वाले कंपनी के कुछ लोग थे जो पहले यहाँ पहुँचे, तो उनके द्वारा गांव के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न की गई, जिसकी सूचना हमारे द्वारा माइनिंग विभाग एवं पुलिस विभाग में दी गई। तो वहां से पुलिस की अभिरक्षा में हम लोग रेत उठा रहे हैं। किन के नाम पे इनकी दिया गया था, किन के नाम पे? ये सेवेंद्र सिंह परिहार के नाम से अलॉटमेंट है। अच्छा, और किन किन लोग पे उन लोगों ने किया हमला? कुछ कितने लोग आए? अब यहाँ पर तो गाँव में बहुत भीड़ थी, 40-50 लोग थे। नाम तो किसी का नहीं जानता आदमी, अज्ञात हैं, चेहरा देख के पहचान सकते हैं, लेकिन अब उन लोगों ने आके थोड़ी वाद विवाद की स्थिति पैदा किए थे, वो चल रहा था। लेकिन अब उसका शांत है। सरपंच साहब आए थे, भी समझौता हुआ, सब लोग आए थे, पुलिस विभाग आ गया है, खनिज विभाग आ गया है, उनके द्वारा। अब क्या रेत उठाया जा रहा है? अब रेत विधिवत रेत उठा रहे हैं, उनकी देखरेख में पुलिस के विरक्षा में रेत उठा रहे हैं। माइनिंग के विभाग मसराम साहब यहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस विभाग की ड्यूटी लगी हुई है, उनके देखरेख में रेत उठा रहे हैं। FIR भी कराएं? हाँ, FIR सूचित किए हैं थाने को, अज्ञात की कुछ लोगों द्वारा ऐसा माहौल पैदा किया गया करके, क्योंकि भीड़ में तो किसी को पहचान नहीं पाता कोई कौन है कौन नहीं। लेकिन कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। गाली गलौज जब शब्दों का प्रयोग हुआ है, पत्थर उत्तर चले हैं लटवट दूर से, लेकिन अब ऐसा कोई नामजद नहीं है किसी को कि किसने क्या चलाया, किसने क्या मारा। कुछ लोगों को चोट भी लगी क्या? नहीं, चोट वोट की विशेष कोई सूचना नहीं। धापेवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि शांतिलाल नकपुरे बताते हैं कि गांव के युवाओं को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिला प्रशासन के द्वारा इस रेत के डंपर को पास के रेत घाट के ठेकेदार को नीलाम कर दिया गया है। इस कारण उनके द्वारा इस रेत के परिवहन का विरोध किया गया। किसी भी तरह कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। किस प्रकार से यहाँ विवाद की स्थिति बनी? यहाँ मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं आया था, रेत पंचायत में काम चल रहा है, तो रेत के लिए आया था। तो आया तो ये यहाँ पे विवाद हो गया, इनका हाथापाई हो गई। फिर यहाँ पे हमने बोला हो क्या गया भाई,
फिर मैं दोनों पार्टी को समझा बुझा करके झगड़ा विवाद खत्म किया। फिर माइनिंग और पुलिस सब आ गई। और किस बात का विवाद था? ये रेत को लेकर के है। रेत को लेकर कौन सी पार्टी में हुई? हाँ, ये गांव के सब लड़के लोग थे और तुम्हारे सेवन परिहार जी के ग्रुप थे पूरे। कभी कोई ऐसे हादसे में कोई घायल हुआ? नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ सर, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। सब समझा बुझा कर दी और कोई किसी को मारपीट भी नहीं हुई। यहाँ गाँव वाले क्या चाहते हैं? गाँव वाले ये चाह रहे हैं कि ये जो रेत है हमने लाए हैं तो हम इसको ट्रैक्टर से बेचे बाचे। उनका कहना है कि तुम डंपर से बेच रहे हो, तो डंपर बंद होना चाहिए, ऐसा है और कुछ नहीं है। घटना की जानकारी मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते भी अपने स्टाफ के साथ धापेवाड़ा ग्राम पंचायत पहुंचे। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह से कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, थोड़ा बहुत विरोध ग्रामीणों के द्वारा दर्ज किया गया। ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्व में जो यहाँ इस क्षेत्र में नदी के किनारे से रेत डंप करके रखा हुआ है, उसमें माइनिंग विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए उसकी जब्ती की कार्रवाई की गई थी और जब्ती होने के पश्चात जो है नियमानुसार निकटतम ठेकेदार को उसे सुपुर्द किया गया था, नीलामी की गई थी। और इसी प्रक्रिया के थ्रू उनका जो रेत डंप था वो रेत जो है आज उठाने के लिए आए हुए थे और गाँव के लोग कुछ ऐसा विरोध कर रहे थे कि वो रेत हमारा है करके। ऐसी कोई वाद विवाद की स्थिति निर्मित तो नहीं हुई। दोनों पक्षों में ज़रूर ये सुनने मिला था कि वाद विवाद हो रहा है करके, लेकिन उस समय जो है तत्समय माइनिंग अधिकारी, तहसीलदार वगैरह सभी यहाँ आ गए थे और अभी स्थिति ठीक है। सर, यहाँ फायरिंग होने की भी जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी सूचना है वो शायद अफवाह है। कुछ लोग FIR हुई है? FIR भी कराई है? FIR वगैरह तो नहीं हुई है, लेकिन जिनका रेत डंप था उनकी तरफ से, परिहार जी की तरफ से जो है एक शिकायत दी गई है, ऐसे मामूली शिकायत की जो है निकट भविष्य में जो है कोई अव्यवस्था निर्मित न हो। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो समझ में आई कि माइनिंग विभाग के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम पर बचते दिखाई दिए और मीडिया से भी दूरी बनाने की कोशिश की। उल्टा मीडिया के द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उन्हें ही देख लेने की बात कह दी। कौन सा अधिकारी? नहीं, सलामत सर है। आप फोटो मत कीजिए, बिना परमिशन फोटो मत। हम तो बिना परमिशन कीजिए, आप बताइए, आप बोल लीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। आप इतना बड़ा मामला लेने आए और बंद कर रहे हैं। क्या बिल्कुल मैं जानकारी दूंगा, आप बिना परमिशन। क्या दिक्कत है आपको? क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत है आपको? तो आप और बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। बिल्कुल आप जानकारी पूछिए, फोटो में नहीं। तो हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, हमको तो यही चाहिए ना। फिर मैं आपकी फोटो खींचता हूँ। लीजिए सर, आइए ना सर, पूछिए ना, बिल्कुल हम अरे यार आप खींचिए तो मेरा फोटो। आप हमारा काम ही है तो इसीलिए तो आपसे पूछताछ कर थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं आपसे हम। आइए ना, बिल्कुल हम तो यही तो बोल रहे हैं। यही तो बोल रहे हैं कि आप तो बिल्कुल बोल रहे हैं। फाइट आप अधिकारी की लीजिए, बिल्कुल लीजिए, हम कोई कुछ नहीं बोलेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि जिला प्रशासन के दखल के बाद ही माइनिंग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसे उनकी मजबूरी कहे या फिर प्रशासनिक व्यवस्था। जिला मुख्यालय से लगी हुई कुसमी पंचायत में सुबह सुबह एक दुखद खबर सामने आई कि वहां रहने वाले विनोद यादव उम्र 42 वर्ष ने अपने ही घर की छत की सीढ़ियों पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। विनोद के पिता कन्हैया यादव बताते हैं कि बीते कई वर्षों से वहां उनसे अलग रह रहा था। परिवार में 3 बच्चे और पत्नी थे। विनोद हमाली का काम करता था। उसने यह कदम क्यों उठाया, इस विषय पर उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जानकारी मेरे को, मैं तो घर ही में था, इधर ही से गए। वो एक हमारी वो बहू लगती है, वो गए कि बोले उधर, बोले यानी फांसी लगा दी लड़के ने करके, डॉक्टर ने करके। उसको डॉक्टर ही बोलते थे मोहल्ले में। फिर हम वहाँ से आए। फिर अच्छा, क्या कारण लग रहा है आपको? अब क्या मालूम ही, अपन तो ही नहीं। या परेशान नुकसान रहता था या कर्ज वर्ज? सब अच्छे ही अच्छा थे भाई, कभी कोई कर्ज वर्ज वाला परेशान तो नहीं। बालाघाट के रास्ते गोंदिया इतवारी मेमो ट्रेन के संचालन के लिए रेलवे ने पत्र जारी कर आगामी आदेश तक ट्रेन को बंद किए जाने का आदेश बालाघाट स्टेशन प्रबंधक को भेज दिया है, जिसके बाद अब यहां तय हो चुका है कि रेलवे का बालाघाट तक मेमो को भेजने का इरादा अभी दिखाई नहीं दे रहा। बालाघाट रेलवे स्टेशन मास्टर HL कुशवाहा बताते हैं कि 2 दिन पहले ही उन्हें पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि बालाघाट के रास्ते गोंदिया नागपुर जाने वाली मेमो ट्रेन आगामी आदेश तक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि 24 अगस्त से इस ट्रेन का दोबारा संचालन शुरू किया जाना था। यही आदेश रेलवे के द्वारा 23 जुलाई को जारी किया गया था और यहां कहते हुए एक ट्रेन 1 महीने के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन 24 अगस्त के पास आते आते रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए कि वहां बालाघाट तक इतवारी मेमो को नहीं भेज सकते। हाँ, पहले इसको 10 दिन के लिए बंद किया गया था और उसके बाद में फिर इसकी 1 महीने के लिए और बढ़ाया गया, जिसकी मियाद ख़त्म हो रही थी। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले हमको आदेश मिला है कि इसको अगले आदेश तक निरस्त रखा जाएगा, मतलब रद्द किया जाएगा।
पद्मेश न्यूज ने 10 दिन पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया था कि इतवारी मेमो ट्रेन अब बालाघाट नहीं आएगी। हालांकि इस दौरान स्टेशन मास्टर को किसी भी तरह का कोई लिखित आदेश नहीं आया था। उनके द्वारा जानकारी दी गई थी कि आदेश आने के बाद ट्रेन शुरू हो सकती है, लेकिन अब आदेश आ चुका है कि ट्रेन शुरू नहीं की जा सकती आगामी आदेश तक, जिससे बालाघाट की सीधी ट्रेन की मांग एक बार फिर खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। किसानों को ठगने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बेचे गए निजी कंपनी के कृषक गोल्ड लिक्विड की जाँच अब तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर जहां एक और किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह पूरा मामला संदेह के घेरे में है। मामले को 2 माह बीत जाने के बाद भी अब तक जांच करने वाले अधिकारी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि किन किन सहकारी समितियों ने किन किन किसानों को कितना कितना कृषक गोल्ड लिक्विड बेचा है। 9 जुलाई को समनापुर क्षेत्र के कई किसानों ने जिला सहकारी बैंक पहुंचकर सहकारी बैंक के महाप्रबंधक विजय कुर्मी से इसकी शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने समिति से प्राइवेट कंपनी का कृषक गोल्ड लिक्विड जबरदस्ती दिए जाने का आरोप लगाया था। जिला सहकारी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक PS धनवाल को निलंबित किया गया था। साथ ही कलेक्टर दीपक आर्य ने मामले के आदेश दिए थे। समिति के द्वारा किसानों को बेचे गए कृषक गोल्ड लिक्विड की जांच अभी चल रही है। यह प्रक्रिया जांच में है। सभी सोसाइटी की जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 2-3 दिनों के भीतर आ जाएगी। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिला सहकारी बैंक के पूर्व महाप्रबंधक PS धनवाल को निलंबित किया गया था। वर्तमान में इसकी जाँच चल रही है, जो 2-3 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसकी जाँच अभी चल रही है। एक जांच उसमें देखा जो प्रारंभिक तौर पर जो जांच हुई उसके अनुसार आपने देखा कि जो पुराने GM थे हमारे धनवाल साहब, उनको निलंबित किया गया है। सोसाइटी वार जांच अभी प्रक्रिया में है। मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में वो जांच होके आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि लंबा काम है। सारी सोसाइटीज़ की एक सोसाइटी की जाँच विस्तृत जाँच की जा रही है। जैसे ही जाँच होकर के आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज आप पाया गया होगा अभी ऐसा जांच मेरे पास जांच प्रतिवेदन चूँकि आया नहीं है, लेकिन इसलिए मैं ये बात कहने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही प्रतिवेदन आएगा आपको बताया जाएगा। वाराणसी जनपद में 4 पंचायतें बढ़ी, अब 64 पंचायत सरपंचों के लिए होगा। राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत एवं नगरीय चुनाव की तैयारी हेतु जनपद पंचायत व तहसीलदारों को मतदाता सूची का पुनरीक्षण एवं ग्राम पंचायतों का परिसीमन करने के निर्देश दिए गए थे। पंचायतों का परिसीमन होने के बाद जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 4 ग्राम पंचायतों को राजस्व भूखंड के अनुसार उक्त पंचायत में आने वाले ग्राम की जनसंख्या 1000 होने पर उन्हें नई पंचायत बनाया गया, जिसमें नरोड़ी ग्राम पंचायत के साथ नारवंजपार ग्राम जुड़ा हुआ था, लेकिन नरवंजपार की राजस्व भूखंड के अनुसार जनसंख्या 1000 से अधिक होने पर उक्त ग्राम को नरोड़ी पंचायत से अलग कर नरवंजपार को नई ग्राम पंचायत बनाया गया। इसी तरह अंसेरा से अलग खड़गपुर, डोंगरगांव से अलग महाराजपुर, पदमपुर से अलग बरबसपुर को राजस्व जनसंख्या के आधार पर नवीन ग्राम पंचायत घोषित किया गया। बारिश के मौसम में पिहरी जिले वासियों के लिए पहली पसंद होती है, लेकिन इस बार लगभग आधी बारिश बीत जाने के बाद भी बाजारों में पिहरी नजर नहीं आ रही। विक्रेताओं की माने तो अनियमित बारिश की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई है और केवल जिले के भगतपुर से ही विक्रेता पिहरी प्राप्त कर पा रहे हैं। पिहरी की आवक कम होने की वजह से इसके दाम आसमान छू रहे हैं। वर्तमान में करीब 200 से 300 प्रति किलो पिहरी बाजार में बिक रही है। इसी तरह से सबसे पौष्टिक आहार कही जाने वाली पिहरी आम जन की पहुंच से दूर हो चुकी है। इस संदर्भ में विक्रेताओं और खरीदारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। 200 रुपये किलो। क्या कारण है इतना रेट है? कारण यही है सर, कारण यही है सर कि काफ़ी गांव में पिहरी नहीं निकली है। ओनली एक ही गांव में भगतपुर करके है, उसी गांव में पिहरी निकली है करके हाई रेट से बिक्री। यानी जिले में केवल भगतपुर से ही पिहरी आ रही है? हाँ, केवल भगतपुर से ही पिहरी लाया जा रहा है। कैसी मशक्क़त करना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है? बहुत परेशानी हो रही है सर। बारिश कम होने के कारण क्या है, पिहरी में उत्पादन नहीं मिला। तो क्या लगता है लोगों को खाने को मिलेगी पिहरी? खाने को नहीं मिलेगी सर इस बार नहीं। इस बार तो नहीं सर। सावन निकल गया, भादो आ गया, उसके बाद में त्योहार शायद सब लोगों को मिल पाए। अच्छा, क्या कारण है पिहरी नहीं हो पाई है? एक्चुअली हम उनसे पूछे सर, एक्चुअली क्या हुआ कि जंगल नहीं जला है बोले, इस कारण से पिहरी के उत्पादन में कमी आई है बोले। तो जंगल नहीं जला है? हाँ, जंगल जलता है बोले, उस वर्ष ज़्यादा मात्रा में निकलती है। क्या ना, एक तो बरसात लेट हुई है और बरसात लेट होने की वजह से एक तो प्राकृतिक है और प्राकृतिक की वजह से अपन लोग तो कोई उसमें कर नहीं सकते है ना। वो लेट है, मतलब बरसात लेट होने की वजह से हो सकता है, वैसे सावन में तो बहुत ज़्यादा आना चाहिए। तो अभी क्या लग रहा है, अभी कितना रेट है? अभी तो 200 रुपये किलो बता रहे हैं, 200 रुपये किलो है। अभी क्या शौक है, खाना है। लोग जैसे चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, हम तो खाते नहीं, तो हमें ये लगता है कि हमने खानी चाहिए साल में एक बार।
और प्राकृतिक है, नेचुरल है। अच्छा, पिछले वर्ष क्या स्थिति थी? पिछले साल 80 रुपये 100 रुपये किलो मिल रहा था और इतना ज़्यादा था कि 50 रुपये में भी किलो देते थे लोग। यानी आम व्यक्ति अब नहीं खा सकता अभी? आम लोग तो बिल्कुल नहीं खा सकते सर। और सब्जी के रेट तो इतनी बढ़ गए ना, भटा 60 रुपये किलो है ना, 100 रुपये 60 रुपये किलो से तो कुछ है ही नहीं है। और एक तो ये शौक है कि भाई खाना है, एक आध तो खा लें, इसलिए हम लोग ले रहे हैं। जनपद पंचायत बालाघाट के द्वारा करीब 2 माह पूर्व बारिश के दौरान पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हुई बाउंड्री वाल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। आपको बताएं कि पदबेस न्यूज बुलेटिन में इस खबर का प्रसारण किए जाने के बाद जनपद पंचायत के द्वारा इस बाउंड्री वाल का निर्माण आनंद फानंद में किया गया और जिला पंचायत सामान्य प्रशासन की बैठक में प्रस्ताव रखकर एवं एस्टीमेट तैयार कर बाउंड्री वाल बनाए जाने की अनुमति ली गई थी। बीएड से अब छात्रों का मोह भंग होता जा रहा है। इस बात की बानगी यह है कि 3 काउंसलिंग होने के बाद भी 157 सीट खाली रह गई है। इसके पीछे बड़ी वजह 2 साल का कोर्स, फीस में बढ़ोतरी और कोर्स के बाद रोजगार नहीं मिलना बताया जा रहा है। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद शिक्षा विभाग में नौकरी करने के लिए शासन के निर्देश के अनुसार युवक युवतियों को बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री लेना जरूरी होता है। निश्चित ही बीते 2 वर्ष पहले तक इस डिग्री को करने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि बमुश्किल एडमिशन हो पाते थे, लेकिन आज स्थिति उसके विपरीत है। 3 काउंसलिंग के बाद भी सीट खाली बच गई है। जिले के भीतर 10 कॉलेजों में बीएड के कोर्स संचालित है, जिसके लिए 1000 सीट आवंटित की गई थी। 3 काउंसलिंग के उपरांत 843 सीट भरी है और 157 सीट अभी भी रिक्त है। बीएड के कोर्स की स्थिति के पीछे जानकार बताते हैं कि 2 साल का कोर्स किया जाना, 35,000 रुपये प्रति वर्ष फीस और बीएड करने के बाद नौकरी नहीं मिलना, मतलब शासन के द्वारा बीते वर्षों में शिक्षा विभाग के लिए विशेष भर्ती नहीं निकाली गई। इस कारण बीएड से युवाओं का मोहभंग होता जा रहा है। ये सेकंड एडिशनल राउंड है, इसके पहले भी एक एडिशनल राउंड हो चुका है। फिर भी अभी जो है अपने ज़िले में 1000 सीटें थी, उसमें 843 सीटें अभी भरी हुई हैं टोटल और 157 सीटें अभी भी खाली हैं। ये जो सेकंड एडिशनल राउंड बढ़ा था, इसमें 110 बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है, जबकि सीटें अपने पास 247 खाली थी, तो अभी भी 157 सीटें अपने पास खाली हैं। सर क्या लग रहा है सर, बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे हैं इसमें, सीटें खाली जा रही है, 157 सीटें खाली है अभी भी? बच्चों का रुझान इस समय बीएड से कम हुआ है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जो बीएड है उससे कुछ रोज़गार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। बहुत सालों से वैकेंसीज़ नहीं निकली हुई है, वर्ग 1, 2, 3 के लिए बच्चे रास्ता देख रहे हैं। जो पुराने बीएड किए हुए हैं उनको अभी प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, ये वजह एक हो सकती है। दूसरा, ये 2 साल का कर दिया है, 2 साल में भी क्या है 35,000 रुपये इसकी फ़ीस है। 2 साल तक पढ़ना, आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें इतने पैसे नहीं हो पाते लोगों के पास। बालाघाट बैयर रोड पर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर गांगुलपारा जलाशय को मरम्मत की दरकार है। इससे निकलने वाली नहर के लाइनिंग कार्य का प्रस्ताव भोपाल भी गया है, लेकिन बजट आवंटन नहीं हो सका है। आपको बता दें कि 1950 में गांगुलपारा जलाशय से निकलने वाले नहर का निर्माण कार्य करवाया गया था। नहर कई जगह फूट चुकी है, इससे पुलिया में कई जगह पानी लगातार रिसते रहता है, जिस कारण शासन को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। इन सब बातों को देखते हुए लाइनिंग कार्य का प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि गांगुलपारा जलाशय एक बड़े क्षेत्रफल की जल ग्रहण करता है। लौगुर की पहाड़ियों का पानी इस जलाशय में एकत्रित होता है, इसलिए इसके गहरीकरण का प्रस्ताव वरिष्ठ स्तर से खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसके जल ग्रहण की क्षमता बहुत अधिक है। लगभग 33 फुट पानी इसमें जमा होता है, लेकिन वर्तमान समय में बारिश कम होने के अभाव में पानी की स्थिति बेहतर नहीं है। 1 रुपये भी उन लोगों ने, इरिगेशन वालों ने इस तालाब के अंदर नहीं लगा जब से बना है। आज भी वो जो गेट, जब से इस तालाब का निर्माण हुआ उसके बाद से आज भी वो गेट जो है टूटा हुआ और उससे पानी रिसता है, आज भी उस गेट को नहीं बनाया गया। और तालाब धीरे धीरे क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से 60 साल 50 साल करीब होने लगा जब बना था, तो आज वो तालाब जो है पूरने की कगार पे है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को उसका पानी का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बता रहा हूँ कि गांगुलपारा जलाशय हमारा 1950 में बना था। गांगुलपारा जलाशय की कैपेसिटी है 10.93 MCM। इस वर्ष उसके कमांड क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नहीं होने के कारण तालाब हमारा उस स्थिति में नहीं भर पाया है। जहाँ तक सवाल है किसानों को पानी देने का, तो यदि तालाब में पानी होगा और नहर खोली, गेट खोले जाएंगे तो आवश्यकता अनुसार पानी दिया जाएगा जितना पानी है। इसके अलावा उसकी नहर के लिए हम लोगों ने लाइनिंग का प्रस्ताव भोपाल भिजवाया है, जिसमें त्रुटियाँ निकली थी, जिसका
पुनः हमने सबमिशन किया है। अति शीघ्र कोशिश चल रही है कि उसका लाइनिंग का काम करवाया जाए केनाल। जिले के भीतर मानसून लगभग 1 महीना देरी से आया तो धान उत्पादक जिले में फसल भी देरी से लगी। ऐसे में सावन भर तो बारिश का दौर ठीक ठाक चला, लेकिन भादों में रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की चिंता फिर से बढ़ा दी है। किसान चिरंजी लाल पारधी बताते हैं कि अभी धान की फसल के लिए बहुत अधिक बारिश की जरूरत है। लगभग 45 दिन तक रुक रुक कर भी बारिश हो जाए तो चल जाएगा, और बारिश नहीं हुई तो अकाल की स्थिति निर्मित होने देर नहीं लगेगी। देखो, इस साल प्रकृति ने किसानों से के पीछे पड़ी हुई है। प्रकृति अनुकूल नहीं है। इस साल बरसात जो है हर साल की तुलना में 15 दिन लेट आई है, और अभी भी जैसे छूट-मूट बारिश होती है। आज भी पूरे डैम हमारे बालाघाट ज़िले में पर्याप्त नहीं स्टोर नहीं हो पाया है। तो क्या परेशानी हो रही है अभी तो किसानों को परेशानी कुछ नहीं। बरसात तो जो भी हो रहा है धीरे धीरे, अगर इरिगेशन नहीं होता, मतलब ढूंढी वो घाट नहीं होता, तो यहाँ का किसान की आज भी रुपाई नहीं हो पाती। ऐसे ही एक कृषक मुरली हरिनखेड़े बताते हैं कि प्रकृति ने किसानों को लगभग 1 महीने फसल के लिए लेट कर दिया है। ऐसे में बारिश भी औसतम कम हुई है। अधिकांश जलाशय खाली पड़े हैं। अभी तो बहुत सारे किसानों के रोपाई काम पूर्ण भी नहीं हुई है। ऐसे में लगातार बारिश नहीं हुई तो स्थिति विकराल हो जाएगी। तो कुछ दिन जो पढ़ा लगा है उसके लिए ठीक है, 2-4 दिन, और उसके बाद में ज़्यादा रहती तो मान लो टाइम देता है तो फिर गलत होगा। क्या नुकसान होगा उसमें? अब ऊपर की खेतियों में वो आएगी, क्रेक आएगी, ये है वो पानी वानी उसको फिर बाद में लगना है। आपके यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध है? सिंचाई ये ढूटी नहर है। तो नहर का पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं, पानी तो भी दे रहे हैं, पानी चल रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, जैसे पानी अगर कंटिन्यू गिरता रहा तो क्या फसलों को नुकसान होगा? हाँ, कंटिन्यू यदि गिरेगा तो बीमारियाँ तो आएगी, कन्फर्म रहता है। कृषक लोकराम टेमरे बताते हैं कि सिंचाई के लिए लगातार ढूटी नहर से उनके गांव में पानी मिल रहा है, लेकिन ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है और बारिश पर निर्भर है तो उनके लिए बारिश बहुत अधिक जरूरी है। किसानों के लिए अनुकूल तो अब 50% का है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पानी जाएगा तो 50% होगा, और मेरा ख्याल अगर पानी नहीं गया या पानी नहीं आया तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी। अच्छा, अभी जैसे पानी 2 दिनों से नहीं आ रहा है तो नहीं क्या आ रहा है तो क्या परेशानी होगी इसमें किसानों को? अभी परेशानी ये है कि जितना पानी है सब भाग गया, क्योंकि एकदम से पानी पहले जोरदार आया, सब बंदियों को फोड़ के ले गया उसने पूरा टोटल। अब पानी जब ले गया तो पूरी बंदियां भी फूट गई, सब चले गए, और उसके बाद पानी ख़त्म हो गया, पानी आना भी ऊपर से बंद हो गया। अब ये नहर का सहारा है, तो नहर का सहारा है तो यहाँ ऊँची हो गई है बंदी नहर के नीचे वाली, जिसमें पानी नहीं जाता। कम आ रहा है नहर का पानी भी? जी जी। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉक्टर आर्यन राउत बताते हैं कि बारिश की स्थिति को देखते हुए कृषक अपने खेतों में पानी पर्याप्त मात्रा में बांध कर रखे, जिससे लगातार बारिश न होने की स्थिति में धान की फसल प्रभावित न हो। किसान भाई अभी से विचलित न हो, क्योंकि आगामी दिनों में लगातार बीच में बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, सहकारी समिति के चुनाव 6 महीना देरी से कराने का मन पूरी तरह से बना लिया। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि समय सीमा के भीतर नगरीय निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। वर्तमान समय में जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करवाए जाने के कार्य पूर्ण नहीं हो सकेंगे। नगरीय निकायों, परिसीमन, वार्डों की संख्या का निर्धारण, वार्ड विभाजन तथा आरक्षण संबंधी कार्रवाई किए जाने के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। शासन के द्वारा महापौर, अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 15 फरवरी 2020 तक किया जाएगा। परिसीमन संबंधी प्राथमिक प्रकाशन विगत 14 अगस्त को हो गया है। कलेक्टर प्रारंभिक प्रकाशन के बाद प्राप्त दावे, आपत्तियों पर राज्य शासन को 30 अगस्त तक 2019 तक प्रतिवेदन भेजेंगे। दावे, आपत्तियों के निराकरण के बाद राज्य स्तर पर अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2019 को होगा। कलेक्टर द्वारा वार्डों की संख्या निर्धारण के लिए अधिसूचना और वार्डों की सीमाओं के निर्धारण का प्राथमिक प्रकाशन 17 अक्टूबर 2019 को किया जाएगा। राज्य शासन को 31 अक्टूबर तक दावे, आपत्तियों पर प्रतिवेदन भेजा जाएगा। अंतिम अधिसूचना का प्रकाशन 15 नवंबर 2019 को होगा। कलेक्टर द्वारा वार्डों की आरक्षण संबंधी कार्रवाई 30 सितंबर 2019 तक पूरी की जाएगी। कलेक्टर वार्ड आरक्षण की जानकारी राज्य शासन को 10 जनवरी 2020 तक भेजेंगे। वार्ड आरक्षण की अधिसूचना का प्रकाशन 30 जनवरी 2020 को शासन के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बारिश के दौरान मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि बारिश के मौसम में अपने आसपास नियमित साफ सफाई रखें, वर्षा के जल को एक जगह एकत्रित न होने दें, मच्छर से फैलने वाले वाहक जनित रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से सुरक्षा के लिए जन भागीदारी व जन जागृति का होना आवश्यक है।
इसके विपरीत जिले में इस तरह की कोई भी तैयारी दिखाई नहीं दे रही। आपको बता दें कि वर्षा काल में जगह जगह एकत्रित पानी में मच्छरों की उत्पत्ति व वृद्धि होती है। ये मच्छर रोगी व्यक्ति को काटने पर संक्रमित हो जाते हैं व इन संक्रमित मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया रोग का प्रसार होता है। इन बीमारी से ग्रसित रोगी को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी आना, ठंड लगना जैसे लक्षण होते हैं, जिनका त्वरित उपचार होना आवश्यक है। कोई भी बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है, जिसका इलाज संभव है। मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर सी पनिका बताते हैं कि उनके द्वारा जिले के सभी अस्पतालों को इस विषय पर जानकारी भेज दी गई है, लेकिन जिले के किसी भी अस्पताल में इस तरह की कोई तैयारी नहीं दिखाई देती। स्वाइन फ्लू के लिए कहीं से कोई अलग कक्ष अभी तक तैयार नहीं किया गया है। डेंगू और चिकनगुनिया के लिए इलाज के लिए जिला स्तर पर संभव नहीं है, इसलिए अधिकांश मरीजों को नागपुर रेफर कर दिया जाता है। लोगों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि सेल्समैन लोग गरीबों के अनाजों पर डाका डालकर उसे खा जाते हैं, या फिर सोसाइटी के सेल्समैन गरीबों के अनाजों की कालाबाजारी कर मोटा धन कमाते हैं। लेकिन जिले में एक ऐसा सेल्समैन भी है जो गरीब व बेसहारा लोगों के घर घर जाकर अनाज का वितरण करता है और जरूरतमंदों को उनके घर जाकर चावल, गेहूं, नमक, शक्कर और तेल का वितरण करता है। बात सुनने में भले ही अजीब है, किंतु यह सच है। यह नजारा बूढ़ी वार्ड नंबर 1 स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान में देखने को मिला, जहां के सेल्समैन महादेव वराड़े ने यह अनूठी पहल शुरू की है, जो गरीब व बेसहारा लोगों सहित ऐसे लोग जो मजबूरी के चलते राशन दुकान नहीं आ सकते, उन लोगों को वे स्वयं घर घर जाकर खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं। ललिताबाई गणवीर मुंगाबाई सेंडे बताती है कि वे राशन दुकान जाने में असमर्थ है, जिसके चलते राशन दुकान का सेल्समैन ही उन्हें घर बैठे राशन लाकर देता है, जिसमें उन्होंने चना, चावल व मिट्टी का तेल दिया है। वे सेल्समैन की सेवा से काफी खुश है। बोलना ना। हाँ। माताराम, आपका 10 किलो अनाज, 1 किलो चना, 1 किलो नमक ये ला दिए, है ना? ये आप इसको रख लो, ठीक है? कि आप राशन लेने जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकती बेटा। हाँ, क्यों नहीं जा सकती? मैं बूढ़ी हो गई, पाँव मेरा लंगड़ा हो गया, गिर गई मैं। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा? फिर राशन कैसे आ रहा है आपको पास? ला दिए मेरे बच्चों लोगों ने। अच्छा, और अब बच्चे नहीं हैं आपके पास? बच्चे हैं पर दूर है बेटा। नहीं, जो लाने वाला बच्चे लाने वाले ने ला दिए, तो सेल्समैन ला के देता है। बूढ़ी वार्ड नंबर 1 स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन महादेव वराड़े बताते हैं कि वार्ड में ऐसे कई लोग हैं जो बेसहारा है, साथ ही वे चल फिर नहीं सकते, जिस कारण वे अपना राशन लेने के लिए राशन दुकान तक नहीं आ सकते। इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने बेसहारा लोगों के घर राशन पहुंचाने का संकल्प लिया है और वह स्वयं अपने वाहन से बेसहारा व निसहाय लोगों के घर जाकर खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं। और बोरी में लंबा चढ़ाता जानते हो अच्छा, तो राशन लेने जाते हो क्या? तो ये बताओ आप कि अभी आपको राशन कहाँ किसने दिया? जिसने दिया इस राशन वाले ने दिया। अच्छा, तो आप लेने नहीं जा पाते हो क्या? लेने गई इसके लिए दी। अच्छा, तो क्या बीमार हो क्या आप? बीमार नहीं, लगनी गुल्ली हो गई। अच्छा, तो आप जा नहीं पाते हो? इनका कोई लाने ले जाने वाला नहीं है। अभी इनके घर में दुखद घटना घट गई। जो राशन दुकान आता था उनकी डेट हो गई। अब माताराम का पाँव फ्रैक्चर हो गया है, असहाय हो गई, तो मैंने सोचा चलो नेक काम कर लिया जाए, घर में लाके अनाज पहुंचा दिया। इससे बढ़कर और कुछ खुशी नहीं हो सकती। ये जैसी जानकारी लगती है उस हिसाब से कार्यक्रम करो। कोई बता देता है कि भी इसके घर में कुछ नहीं है, तो उस प्रकार से अपन योजना बना के उनके घर दे देते हैं। अच्छा, आप स्वयं से जाके दे रहे हैं? जी जी। जन्माष्टमी के अवसर पर शहर के सरस्वती नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के 1 दर्जन से अधिक निजी स्कूल भी शामिल हुए, जिन्होंने एक साथ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं राधा और कृष्ण की वेशभूषा में स्कूल पहुंचे, जिन्होंने एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, मटकी फोड़ का आयोजन किया। अच्छे आयोजन करने वाले प्रतिभागी कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार दिया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शिशु मंदिर बाल विकास समिति संस्कृत शिशु मंदिर में आज कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण वेशभूषा, एकल नृत्य, युगल नृत्य, सामूहिक नृत्य
नृत्य का आयोजन किया गया था। शिशु मंदिर सिर्फ आयोजक के रूप में था, उसने भाग नहीं लिया। अन्य जो अपने 10 विद्यालय में आए थे, बालाघाट पब्लिक स्कूल, गर्ल्स एंड फ्लावर स्कूल, अशोक विद्यापीठ, बहुत से विद्यालय हमारे पास में आए। उन्होंने सबने अपना अपना यहाँ पर उत्तम प्रदर्शन किया। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे जयघोष के साथ घर घर में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई। लोगों ने बड़ी भक्ति भाव से भगवान कृष्ण का अपने घरों में स्वागत किया। दिन भर उपवास रखा और रात में भगवान कृष्ण की प्रतिमा की विधिवत पूजा करते हुए स्थापना की। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान जिले में भी शुक्रवार की रात लोग रात भर भजन कीर्तन कर भक्ति में डूबे रहे। शनिवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर सुबह से ही दही हांडी और मटकी फोड़ का आयोजन किया जाएगा। लोगों को घर में विराजित भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा का शनिवार की देर शाम को विसर्जन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा जिले भर में सभी नदियों और उनके घाटों पर पुलिस व्यवस्था की गई है, जिससे लोग विसर्जन के दौरान गहराई में न जाए और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। वाराणसी में भी जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार के दिन पूरे नगर में श्री कृष्ण के नाम की धूम रही, जिसमें नगर के चौक चौराहा सहित मार्गों पर कृष्ण भक्ति का खासा उदाहरण देखने को मिला, जहां पर हर कृष्ण भक्त अपनी साइकिल गाड़ी में श्री कृष्ण की प्रतिमा लेकर अपने निवास स्थान जाते दिखे और रोडों पर श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की सामग्री, जिनमें लाई, चना, पाट झूला सहित अनेक वस्तुओं की दुकानें लगी रही, जिसने नगर वासियों को कृष्ण भक्ति में रंगने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा नगर कृष्णमय हो गया। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला।
माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना। ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज। नहीं बचने का कोई भी ताला ताला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल बिजवाला। कैसी निकली है। लालबर्रा में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को मनाने के लिए 23 अगस्त को गांव-गांव से पहुंचे भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक प्रतिमाओं की खरीदी की। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ उन्हें विराजित किया। इस अवसर पर बाजार में कुम्हारों के द्वारा अनेकों आकृतियों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों का निर्माण कर बिक्री हेतु लाया गया। ये लाई चने की दुकान है। भगवान को इस लाई चना से चढ़ाया जाता है और भगवान को पुनित किया जाता है। ये कितने वर्षों से दुकान लगा? ये वर्षों से हमारी कम से कम 4-5 साल हो गए चल रही है। तो क्या महत्व रहता है ये लाई का? ये भगवानों के लिए सब बने हुए हैं, भगवानों के लिए सब बनाया जाता है और भगवान को अर्पण किया जाता है। कहाँ के लोग पहुँचते हैं यहाँ पे लाई? यहाँ पूरा लालबर्रा क्षेत्र चारों तरफ पर है। छोटी बड़ी मूर्तियों का अलग अलग स्वरूप में निर्माण किया गया है। बड़ी मूर्तियाँ ऑर्डर पर बनाई गई है। श्री घाटे ने बताया कि जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की छोटी से लेकर बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई, जिसमें 70 रुपए से लेकर 7,000 रुपए तक कीमत तक की प्रतिमाएं उपलब्ध है। काम तो 1 महीने से बनाने का काम चालू था, पेंटिंग का आ जाने दे रहे हैं। तो ये कितने कीमत तक की मूर्तियाँ उपलब्ध? ये मूर्ति तो 7,000 की आर्डर क्या है? हाँ आर्डर पे है। ये वाटर प्रूफ है, पानी के अंदर रहेगा नाग। मूर्ति मिट्टी की है, नाग जो है पीओपी का है। दूसरी चीज़ इसका पेंट भी अलग टाइप का है, ये मूर्ति बहुत मेहनत से बनी है। इसके साथ कितने वर्षों से ये कार्य करते हैं? ये तो मुझे हो गया कम से कम 25 साल। और किस किस डिजाइन की मूर्तियाँ बनाई गई हैं? बहुत सारे डिजाइन थे, पूरे नए नए डिजाइन थे मेरे पास, तो आर्टर के काम रहते हैं। ये मिट्टी उपलब्धता के संबंध में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी का त्योहार। घर घर में विराजे राधा कृष्ण। रेत पर उपजा विवाद, गोली चलने की बात बनी रही अफवाह। धापेवाड़ा पंचायत का पूरा मामला। शहर के बूढ़ी निवासी रेलवे के जूनियर इंजीनियर बने सिविल जज। एक सेल्समैन की अनूठी पहल, बना बेसहारों का सहारा। घर घर पहुंचा रहा राशन। रेलवे ने भेजा पत्र, बालाघाट इतवारी मेमो अनिश्चित काल के लिए स्थगित। कृषक गोल्ड लिक्विड पर जल्द आएगी जांच रिपोर्ट। पूर्व महाप्रबंधक पीएस धनवाल हो चुके हैं निलंबित। वाराणसी जनपद में बढ़ी 4 पंचायत, अब 64 पंचायत का होगा जनपद। देरी से आया मानसून, अब तक नहीं हुए रोपाई के कार्य पूर्ण। नहीं भरे जलाशय, किसान को 1 माह बारिश की दरकार। और नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया के तारीख तय, 6 माह देरी से हो सकते हैं नगरीय निकाय, पंचायत और सहकारी समिति के चुनाव। तो पदवेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.